सो बेटा आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप ये याद करेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? चैडविक ने की 1932 में। फिर आपको ये याद रखना है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे। तो यहाँ आप देखिए, बाय बोम्बार्डमेंट ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम 24। अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम 24। ठीक है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इनकी बोम्बार्डमेंट करवाई गई बेरिलियम और बोरोन पे, बेरिलियम एंड बोरोन पे। तो उससे एक नया पार्टिकल डिस्कवर्ड हुआ, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज आपको पता है ये न्यूट्रल होता है और इसका मास किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के। अब एग्जाम्पल आप देख के हमने लिया हीलियम 24। ठीक है, अब ये आपको पता है हीलियम 24 ये एक अल्फा पार्टिकल है और हम इस अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवा रहे हैं बेरिलियम एटम पे। तो आपको ये पता होगा जो बेरिलियम एटम है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4 और इसका एटॉमिक मास हो गया 9। तो अल्फा पार्टिकल की बोम्बार्डमेंट हुई बेरिलियम एटम पे, तो उससे आपका क्या बना? कार्बन 6 12 प्लस में आप देखो बेटा यहाँ पे 4 and 2 6 हुआ, तो 6 यहाँ पे भी हो गया। यहाँ आप देखें 9 और 4 13 हुआ है। अब यहाँ तो 12 ही हो पाया है, तो मीन्स प्लस में यहाँ पे कुछ और भी निकला। प्लस में क्या निकला? न्यूट्रॉन। ठीक है, जिसका ये होगा 0 चार्ज और मास किसके इक्वल है? प्रोटॉन के। चार्ज तो उसका 0 हो गया लेकिन मास किसके इक्वल है? प्रोटॉन के, मीन्स 1 के इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, हमने लिया हीलियम अल्फा पार्टिकल हम ले रहे हैं हीलियम 24 और इसकी बोम्बार्डमेंट हम करवा रहे हैं बोरोन एटम पे। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 5 और इसका एटॉमिक मास क्या हो गया? 11। तो ये है बोरोन 5 11। तो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा बोरोन एटम पे आके, तो उससे नाइट्रोजन एटम बना N 7 14। ठीक है, यहाँ देखिए 5 और 2 7 हो गया, लेकिन 11 और 4 तो 15 होता है, यहाँ तो 14 ही हुआ। तो प्लस में क्या निकल गया? न्यूट्रॉन N 0 एंड 1। ठीक है, अब ये आके कह रहा है जो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स है, नियॉन साइन एडवर्टीजमेंट ट्यूब है, फ्लोरिसेंट लाइट ट्यूब्स है, ये सब आपकी सेम होती है एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो बेटा ये सब के एग्जाम्पल होगी, इनको आप पढ़ लेना एक बार। आगे है आपका रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक। तो बेटा रेडियो एक्टिविटी आपको पता है किसने डिस्कवर की थी? हेनरी बैकरल ने। कब? 1896 में। 1896 में। ओके, अब इसने किया क्या था वो आप देखिए। तो इसने एक ऐसा ब्लॉक लिया था जो लेड का बना हुआ था। इट इज ए ब्लॉक ऑफ ए लेड, और इसने इस ब्लॉक में एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा था। What are the radioactive elements which emit the harmful radiations? Which emit the harmful radiations? उन्हें हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ऐसे एक लेड का ब्लॉक उसने लिया और उसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। ठीक है, अब इससे बेटा रेडिएशंस निकलेगी, तो इसने ऊपर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई। अब ये फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब क्या होता है कि भाई इस प्लेट के ऊपर चार्ज पार्टिकल जब आके गिरेगा ना, तो वहां पर एक ब्राइट इमेज या ब्राइट स्पॉट आपको दिखाई देगा। इसे हम बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। और साथ में उसने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया। एक साइड आपकी होगी पॉजिटिव रोड एनोड के लिए और एक साइड आपकी नेगेटिव रोड हो जाती है कैथोड के लिए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, और साथ में उसने फोटोग्राफिक प्लेट भी यहाँ पे लगा दी। अब देखिए क्या होगा। उसने देखा बेटा कुछ एक रेज, तो उसने देखा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जब इनसे रेडिएशंस निकलनी शुरू हुई तो कुछ एक रेज ऐसी है जो बिल्कुल सीधी चली गई, जो ना तो नेगेटिव चार्ज रोड की तरफ अट्रैक्ट हुई ना वो पॉजिटिव चार्ज रोड की तरफ अट्रैक्ट हुई। कुछ एक रेडिएशंस ऐसे निकली जो बिल्कुल डायरेक्ट सीधी चली गई, बिल्कुल स्ट्रेट, वो किसी भी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हुई। इसका मतलब बेटा उस रेज में कोई भी चार्ज नहीं है। यही वजह है कि वो ना तो अट्रैक्ट हुई नेगेटिव फील्ड की तरफ ना वो अट्रैक्ट हुई पॉजिटिव की साइड। तो वो रेज तो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल रेज को हम क्या बोलते हैं? गामा बोलते हैं। फिर हमने देखा कुछ एक रेज यहाँ से निकलना शुरू हुई और निकलते ही अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गई है, मुड़ चुकी है, और वो मुड़ के ना इस तरफ मुड़ गई है नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो आपको पता होगा नेगेटिव प्लेट है कैथोड। अब नेगेटिव प्लेट के पास कौन जाएगा डिफ्लेक्ट होके? जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपको ये समझ में आया कुछ एक यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की रेज भी निकल रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की रेज ही नेगेटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगी
तो इन पॉजिटिव चार्ज रेज को वहां पे क्या नाम दिया गया, अल्फा रेज। और उसने साथ में ये भी देखा कि कुछ एक रेज ऐसी भी है जो बेटा आपकी यहां से अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होके पॉजिटिव साइड रोड की तरफ चली गई है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गई है। अब ये आपको पता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन सी रेज जाएंगी, जिन रेज पे नेगेटिव चार्ज होगा, जिन रेज पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से 3 तरह की रेज निकली, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज रेज जिनको हम अल्फा बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज रेज जिनको हम बीटा बोलते हैं, और थर्ड है आपका गामा। गामा क्या होता है, न्यूट्रल रेज होती है, जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ बेटा 3 केस डिस्कस हम करेंगे। केस 1 में क्या है, जो आपकी रेज है दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, सॉरी नेगेटिव प्लेट। रेज बेटा किस तरफ जा रही है, मुड़ के नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन सी रेज जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज की, तो उनको हम अल्फा पार्टिकल्स बोलेंगे। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम-2 4। फिर सेकंड केस है, जो आपकी रेज है दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट के पास कौन डिफ्लेक्ट होके जाएगा, विच कैरी नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करता है, बीटा पार्टिकल। तो आपको यहाँ से ये भी समझ में आ गया, अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज रेज होती है, बीटा रेज नेगेटिव चार्ज रेज होती है। और बीटा रेज का सिंबल क्या होता है, ई। ई का चार्ज कितना है, -1, और मास है 0। बेटा बीटा रेज क्या होती है, ई चार्ज है -1 बट मास इसका कितना है, 0 है। उसके बाद थर्ड आपका है अनडिफ्लेक्टेड रेज। बेटा वो रेज जो अट्रैक्ट ही नहीं हुई, ना तो पॉजिटिव की तरफ या ना नेगेटिव की तरफ, उनको हम बोलते हैं गामा रेज। उन्हें हम क्या बोलते हैं, गामा रेज। तो यहाँ से 3 तरह की रेडिएशन इमिट्स होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। गामा रेज कैसी है, अनडिफ्लेक्टेड है, मीन्स ये किसी भी तरफ डिफ्लेक्टेड नहीं हुई, बिल्कुल सीधी ये गई, तो ये न्यूट्रल है। और ये अल्फा, बीटा, गामा, इन सभी को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब दे कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आगे आप देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो ये आपको आता होगा, ये मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने, ठीक है। ओके, कब दिया था, 1898 में दिया था। इसने क्या कहा था कि ये एक स्फीयर होता है पॉजिटिव चार्ज का, एटम एक स्फीयर होता है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। तो इट इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। और इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, लाइक एज द सीड्स इन वाटरमेलन, लाइक एज सीड्स इन द वाटरमेलन, या आप ये कह सकते हो रेजिन्स इन केक। ये आपने पढ़ा भी होगा बेटा 9th-10th क्लास में, 9th में था ये। जो ये स्टेबिलिटी है वो बैलेंस कैसे होती है, बाय रिपल्शन। रिपल्शन किसमें होगी, नेगेटिव और नेगेटिव में। भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही करेगा, तो यहाँ स्टेबिलिटी बैलेंस हम किससे करेंगे, एक तो करेंगे रिपल्शन से। रिपल्शन होगी बिटवीन इलेक्ट्रॉन, और साथ में यहाँ अट्रैक्शन भी होगी नेगेटिव में और पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में। तो बेटा स्टेबिलिटी यहाँ बैलेंस होगी 2 तरीके से, एक तो आपका रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, और एक आपका होगा अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो ये आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, इसी को हम बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल, ओके। अब इसके बेटा लिमिटेशन क्या रहेगी थी, तो इसकी लिमिटेशन थी कि इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। ये बेटा अपने एटम को पूरा न्यूट्रल नहीं कर पाया, इसने एक्सप्लेन नहीं किया एटम की न्यूट्रलिटी। और सेकंड, इसने एक्सप्लेन नहीं किया रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इट डू नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अब ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, तो इसके बारे में बात की रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। बेटा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात किसने की, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ने की। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है दैट इज द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जो कि कमियां दूर करेगा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की, ठीक है। तो अब देखिए आप नेक्स्ट टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, आपको पता होगा हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, रदरफोर्ड, ओके। तो अब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है देखिए बेटा, सबसे पहले हमने ये एक ब्लॉक लिया लेड का, ठीक है। और जो इस ब्लॉक की ये कैविटी है, मतलब जो इसका खाली स्पेस है, हमने इसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया, लाइक एज रेडियम और पोलोनियम,
रेडियम और पोलोनियम बोथ आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो अगर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है तो ये क्या इमिट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्फा बीटा एंड गामा रेज। ठीक है, तो ये आपके बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इनमें से क्या निकलेगी, हार्मफुल रेडिएशन निकलेगी। तो यहाँ हमने लगा दी स्लिट, स्लिट लगाने से क्या होगा, बिल्कुल सीधी आपकी रेज आएगी। तो इसमें से रेडियम जो है वो क्या इमिट कर रहा है, अल्फा रेज इमिट कर रहा है। ठीक है, अब ये अल्फा रेज बिल्कुल सीधी होके यहाँ से निकली, अब ये आगे जाए कहाँ, तो हमने यहाँ एक आगे ऐसी सर्कुलर स्क्रीन लगा रखी है, इट इज ए सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये बेटा किसका बना हुआ है, आपको पता है जिंक सल्फाइड का। जिंक सल्फाइड क्या शो करता है, फोस्फोरिसेंट या फ्लोरिसेंट। इसका मीनिंग क्या है कि जब इस स्क्रीन पे कोई भी चार्ज पार्टिकल आके गिरता है तो वहां पर एक ब्राइट स्पॉट या ब्राइट इमेज है वो बन जाती है। तो भाई ये हमने एक लिया, तो सर्कुलर है, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है। ठीक है, और अंदर हमने इसमें क्या किया कि गोल्ड की या प्लेटिनम की फॉइल लगा दी। अंदर हमने इसमें एक गोल्ड या प्लेटिनम की फॉइल लगा दी जिसकी थिकनेस कितनी है, 4 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, बिल्कुल पतली सी हमने एक गोल्ड की इसमें लगा दी फॉइल। अब क्या होगा, जो ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकल के यहाँ जा रहे हैं वो बिल्कुल सीधे जा रहे हैं स्ट्रेट, तो वो सब जाके कहाँ टकरा रहे हैं, दे स्ट्राइक एट द गोल्ड फॉइल। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब इस गोल्ड की शीट पे, गोल्ड की फॉइल पे, प्लेटिनम की फॉइल के ऊपर अल्फा रेज आके स्ट्राइक करेगा, तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा बेटा, तो रिजल्टेंट उसका ये होगा कि जब ये अल्फा रेज यहाँ पे जाएगी तो वहां पे स्कैटरिंग होगी पार्टिकल्स की। ठीक है, उससे होगा क्या, तो देखिए ऑब्जर्वेशन। तो जब ये सेटअप रदरफोर्ड ने करके देखा तो उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया। सबसे पहला उसने ये ऑब्जर्व किया कि 99% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे मूव कर गए। 99% अल्फा पार्टिकल मूव स्ट्रेट विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। आपको समझ में देखो आ रहा होगा, यहां जाके स्ट्राइक करते हैं पार्टिकल्स और सीधे इसमें से आर पार निकल के चले गए, बिल्कुल सीधे निकल के चले गए। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो यहाँ आके स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब कि इस हिस्से में बहुत ज्यादा ब्राइट इमेज आ रही है। वो ज्यादा ब्राइट इमेज क्या शो कर रही है कि बिल्कुल डायरेक्ट इस हिस्से में पार्टिकल्स आपके ज्यादा आ रहे हैं। तो 99% पार्टिकल्स आपके ऐसे थे जो किसी भी साइड नहीं मुड़े, बिल्कुल सीधे चले गए विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। So 99% alpha particle move straight without showing any deflection. Few of them deflect through small angle. अब बेटा कुछ एक यहाँ जाके टकराए और टकराने के बाद ये मुड़ गए हैं। ठीक है, मुड़ चुकी है अपने रास्ते से, सीधा गया, टकराया, टकराते ही मुड़ गए अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो स्मॉल एंगल से मुड़े, लेकिन मुड़े किससे हैं, स्मॉल एंगल से। ओके, और ए वेरी फ्यू, अब वो वेरी फ्यू क्या, अबाउट 1 in 20,000। बेटा 20,000 में से कोई एक रेज ऐसी है जब वो जाके इससे टकराती है तो इसमें से वो आर पार नहीं जा पाती, लेकिन जब वो रे जाके गोल्ड फॉइल से टकराती है ना तो वो वापस मुड़ती है, डिफ्लेक्ट होती है एक लार्ज एंगल से, डिफ्लेक्ट बाय लार्ज एंगल। So a very few, about 1 in 20,000 didn't pass through the foil and suffered by large deflection. वो डिफ्लेक्शन कितना होगा, मोर देन 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये उसने तीन बातें वहां पे ऑब्जर्व की। अब इन तीन ऑब्जर्वेशन के बेस पे ही उसने वहां पे तीन कंक्लूजन भी निकाली। पहली कंक्लूजन ये थी कि एक बहुत ही लार्ज एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है बिटवीन द एटम। वो पता है क्यों, क्योंकि 99% बेटा रेज बिल्कुल सीधी चली गई थी ना, इसका मतलब बहुत सारा खाली स्पेस वहां पे प्रेजेंट है। अगला पॉइंट है द अल्फा पार्टिकल्स वर दोज which pass very close to positive body, that's why deflected। अब बेटा कुछ एक रेज ऐसी भी थी ना जो आपकी स्मॉल एंगल से मुड़ के वापस आ गई थी, तो वो मुड़ी है और स्मॉल एंगल से मुड़ी है। अब कोई चीज मुड़ेगी कब, आपको ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज की रेज आ रही है। अब अगर ये जाके पॉजिटिव चार्ज से टकराएगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसको वापस भेज देगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये अपने पाथ से मुड़ी है, वापस आई है, तो ये पक्का पॉजिटिव चार्ज बॉडी से ही टकराएगी। लेकिन ये मुड़ी है छोटे एंगल से, तो वो पॉजिटिव चार्ज की बॉडी बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, तो अल्फा
particles were those which passed very close to a positive body, that's why deflected. लेकिन 20,000 में से एक रेज ऐसी भी तो थी जब वो जाके टकराई तो वो बहुत जल्दी वापस हुई और एक लार्ज एंगल से वापस हुई, मतलब वो जाके किसी भारी हैवी बॉडी से टकराई है, वो जाके किसी हैवी बॉडी से टकराई है और साथ में उस हैवी बॉडी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज भी है, तो वहां पर एक स्मॉल और हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो इससे डिटरमाइन हुआ कि भाई कुछ ऐसा भी है एटम के अंदर जो बहुत भारी है एक ही, क्योंकि उससे बेटा कोई एक रे टकरा रही है 20,000 में से, तो कोई बहुत ही भारी बॉडी है और उसका चार्ज पॉजिटिव है, तो फिर समझ में आ गया ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस। अब इसके बाद आगे आप देखो, व्हाट आर न्यूक्लियस, व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन साइज, इट कैरी पॉजिटिव चार्ज and entire mass of atom is concentrate in it। इतना आप समझ गए होंगे बेटा, पूरी की पूरी बॉडी का मास किस में कंसंट्रेट रहता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। फिर ये कह रहा है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इसी को हम बोलते हैं प्लेनेटरी मॉडल, मतलब ये बिल्कुल प्लेनेट की तरह होता है इन विच इलेक्ट्रॉन जो है दे बिहेव एज ए प्लैनेट्स। अब यहाँ बात है लिमिटेशन की कि क्या क्या कमियां यहाँ पे छोड़ दी रदरफोर्ड ने। What were the limitations of Rutherford model of atom? So its first limitation is it doesn't explain the stability of an atom। इसने बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया सब कुछ, लेकिन ये नहीं बता पाया कि कोई एटम है वो स्टेबल है या नहीं है। Second, it was unable to describe the distribution of electron and energy of electron। इसने ये तो कहा बेटा कि कोई भी एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते रहेंगे, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि एक पाथ में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, मींस इसने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और साथ में उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी नहीं बताई, बस कितना कह दिया कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में, तो ये भी इसकी कमी रही। और थर्ड पॉइंट, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद देखिए बेटा आगे, अब आप जो डायमीटर है एटम का, जो डायमीटर है एटम का दैट इज 10 रेज टू पावर 5, 1 लाख टाइम ज्यादा होता है किससे, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस से। जो एटम का डायमीटर है वो 1 लाख गुना बड़ा होता है न्यूक्लियस के डायमीटर से, ठीक है। सो डायमीटर ऑफ एटम टू डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, diameter of atom 10 raised to power minus 8, diameter of nucleus 10 raised to power minus 13, तो ये क्या है 10 raised to power 5 आया। और अगर आप वॉल्यूम ऑफ एटम की बात करोगे तो जो एटम की वॉल्यूम है ना वो 10 की पावर 15 टाइम ज्यादा है किससे, न्यूक्लियस की वॉल्यूम से। जो एटम की वॉल्यूम है दैट इज 10 raised to power 15 टाइम मोर ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। So volume of atom by volume of nucleus is 10 raised to power 15 times। अब आगे बेटा कुछ और जनरल टर्म्स हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आपको पता है एटॉमिक नंबर को हम Z से लिखते हैं, मास नंबर को हम A से लिखते हैं। अब किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मान लो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया E, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया Z और इसका A हो गया मास नंबर, और E आपका क्या है, कोई भी एलिमेंट है उसका हमने सिंबल यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से हम एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे ही कह रहा है एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, या आप ये कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम। ठीक है, आपको पता है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अब मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। और थर्ड आपका क्या है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर कुछ जनरल टर्म्स है वो आप देखें। सबसे पहले है आइसोटोप्स क्या होते हैं। सो टर्म ऑफ आइसोटोप्स वाज गिवन बाय सोडी, और आइसोटोप्स में क्या, आइसोटोप में है क्या, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट जिनका मास नंबर डिफर करता है। Atoms of same element have the same atomic number but different mass number, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप। फॉर एग्जांपल देखो, हमने लिया आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स
H11, H12, H13। H11 होता है प्रोटियम, H12 होता है ड्यूटीरियम और H13 होता है ट्रिटियम। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो तीनों ही हाइड्रोजन के एटम है HHH, तीनों के एटॉमिक नंबर भी सेम है 111, लेकिन तीनों के क्या अलग है, मास नंबर, एक का है 1, एक का है 2 और एक का है 3। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपकी आ चुकी है ना कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट है। ऐसे सेकंड हमने लिया आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, तो बेटा क्लोरीन का आइसोटोप क्या होगा, 1735 या 1737। ठीक है, तो आप देख रहे हो दोनों में क्लोरीन का ही एलिमेंट है, दोनों का मास नंबर 17 ही, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 ही है, लेकिन दोनों का मास नंबर अलग है, एक का 35 है, एक का 37 है। मतलब फिर से ये क्या हो गए, किसके एग्जांपल्स हो गए बेटा, आइसोटोप के एग्जांपल हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए आइसोबार्स। आइसोबार, तो आइसोबार क्या होता है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इस बार एटम डिफरेंट होंगे, जिनका सेम होगा मास नंबर बट डिफरेंट होगा एटॉमिक नंबर, सेम होगा मास नंबर बट डिफरेंट होगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, एग्जांपल आप देखो, मैंने 3 एलिमेंट लिए, एक आर्गन, एक पोटाशियम और एक कैल्शियम। आर्गन का सिंबल Ar, पोटाशियम का K और कैल्शियम का Ca। ठीक है, अब आप देखो इन तीनों में एलिमेंट्स अलग अलग है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, एक में आर्गन है, एक में पोटाशियम है, एक में कैल्शियम है। उसके बाद इन तीनों का ना मास नंबर सेम है 40 40 40, लेकिन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोबार्स बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आइसोटोन्स क्या होते हैं, व्हाट आर आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिसमें सेम नंबर में न्यूट्रॉन होता है, जिसमें सेम नंबर में न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये 3 एलिमेंट लिए, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप देख पा रहे हो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, एक में कार्बन एटम है, एक में नाइट्रोजन है और एक में ऑक्सीजन है। तीनों का मास नंबर अलग है, तीनों का एटॉमिक नंबर भी अलग है, लेकिन इन तीनों के बीच में एक सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी क्या है कि अगर तुम इन तीनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हो ना तो वो आपके सेम मिलेंगे। चाहे आप निकाल के देख लो, न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो जो पहला एलिमेंट है कार्बन, इसका मास नंबर क्या है 14, एटॉमिक नंबर क्या है 6, तो 14 माइनस 6 कितना हुआ 8 हुआ। नेक्स्ट आपका है नाइट्रोजन, 15 माइनस 7 कितना हुआ 8 हुआ। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर है ऑक्सीजन, 16 माइनस 8 ये भी कितना हुआ 8 हुआ। ठीक है, तो इन तीनों में 8 8 8 क्या सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसी को हम बोलते हैं आइसोटोन्स। चलिए अब इसके बाद आगे देखो आइसोडायस्फीयर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द आइसोडायस्फीयर्स। तो आप कहेंगे एटम्स हैव सेम डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। बेटा हम 2-3 एलिमेंट लेंगे और उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो जिन एटम्स में सेम डिफरेंस होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोडायस्फीयर्स। उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोडायस्फीयर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए बेटा यहाँ पर एग्जांपल एक लेते हैं हम। मान लो मैंने यहाँ पर लिया पोटाशियम 1939 और फ्लोरीन 919। ठीक है, पोटाशियम है 1939 और फ्लोरीन आपका है 9 और 19। अब मैं आपको ये कहूँ कि आप इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, तो जेड प्रोटॉन इसमें कितने 19, इसमें मास नंबर कितना है 39, तो 39 माइनस 19 कितना आया, आप देखिए यहाँ पे 20 आया। तो जो आपको पोटाशियम 1939 इसमें कितने न्यूट्रॉन है, इसका डिफरेंस क्या आया बेटा 20 माइनस 19 1 आया। भाई डिफरेंस किसका निकालना है, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का ना, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, 20 माइनस 19 कितना हुआ 1 हुआ। अब आप सेकंड यहाँ पर लेके देखें फ्लोरीन 9 एंड 19, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9, मास नंबर क्या है 19। तो अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, फिर से करेंगे डिफरेंस। ठीक है, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने आए आप देखिए 10, और जेड यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 9, तो 10 माइनस 9 यहाँ पे कितना आया 1 आया।
तो इन दोनों में क्या है बेटा, आपका सेम डिफरेंस है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, इसीलिए हम इनको बोलते हैं आइसोटोपिक या आइसोडायस्फीयर्स। अब ये कह रहा है बोथ हैव सेम डिफरेंस बिटवीन द एन एंड जेड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोडायस्फीयर्स। आगे ये कह रहा है एक और डेफिनेशन है आइसोडायस्फीयर्स की कि टू और मोर डिफरेंट एटम्स हैं हैव सेम आइसोटोपिक नंबर, दो या दो से ज्यादा अलग अलग एटम के एलिमेंट्स है लेकिन उनका आइसोटोपिक नंबर सेम है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोपिक नंबर? तो आइसोटोपिक नंबर कैसे निकलेगा? मास नंबर माइनस 2 इंटू एटोमिक नंबर। मास नंबर में से माइनस होगा एटॉमिक नंबर का डबल, मास नंबर माइनस 2 इंटू एटोमिक नंबर। अब एग्जांपल देखिए, यहाँ एक जैसे मैंने लिया यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 235, या मैंने यहाँ पे लिया थोरियम TH 90 और 231। अब मैं आपको ये कहूँ कि इन दोनों का आइसोटोपिक नंबर निकाले तो कैसे निकालोगे? मास नंबर माइनस 2 इंटू एटोमिक नंबर। तो भी पहला एलिमेंट है यूरेनियम, यूरेनियम का मास नंबर क्या है 235 माइनस 2 इंटू इसका क्या है बेटा एटॉमिक नंबर यूरेनियम का 92, तो कितना आया ये 51 आया। ठीक है, अब सेकंड आप देखिए, सेकंड आपका थोरियम के लिए है, तो थोरियम का मास नंबर कितना है 231 है, एटॉमिक नंबर कितना है 90, इंटू में कर दिया 2, तो ये भी कितना आया 51 आया। तो आपने देखा ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स थे लेकिन दोनों का आइसोटोपिक नंबर है वो सेम आया है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं आइसोडायस्फीयर्स। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, लास्ट है ये आइसोस्टर्स क्या होते हैं। व्हाट आर द आइसोस्टर्स? सो टू और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, टू और मोर देन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जिनमें सेम ही एटम हो और सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन हो, दो या दो से ज्यादा ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम भी सेम हो और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, उन्हें हम बोलते हैं आइसोस्टर्स। तो एग्जांपल आप समझे, जैसे हमने लिया N2 एंड CO, N2 एंड CO। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि आप इसमें नंबर ऑफ एटम निकालो, तो आपको पता है ये N2 है, N2 में कितने एटम्स होते हैं बेटा 2, भाई N2 में कितने एटम होंगे 2 एटम्स होंगे। ठीक है, CO में कितने एटम है, एक एटम कार्बन में और एक ऑक्सीजन में, तो यहाँ भी कितने एटम्स हुए 2 हुए, तो दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है। अब मैं ये कहूँ आप दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालो, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, ठीक है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, कितना हो गया 14। तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 14। और अब बात करते हैं CO की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मींस कार्बन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन। O का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, मींस O कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों को जोड़े 6 + 8 कितना हो गया 14 हो गया। तो आपने देखा ना N2 एंड CO दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एटम बराबर है और दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि बोथ ऑफ दीज आर आइसोस्टर्स। ठीक है, इसके बाद बेटा लास्ट एग्जांपल आप देखिए N2O का एंड CO2 का, N2O एंड CO2 का। ठीक है, तो जो N2O आपका है इसमें 3 एटम है, 2 तो नाइट्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, तो इट कंटेन 3 एटम। दूसरा मॉलिक्यूल है CO2, CO2 में भी 3 एटम है, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन का, तो इन दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम है, N2O में भी और CO2 में भी, बोथ हैव 3 एटम्स। और अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो N के निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, N का एटॉमिक नंबर 7 होता है, यहाँ 2 N है, तो 7 2 सा क्या हो गया 14। ठीक है, और O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, क्योंकि O का एटॉमिक नंबर ही क्या होता है 8 होते हैं, तो भी 14 दोनों N के हो गए और 8 मिला लो O के, तो 14 + 8 कितना हुआ 22 इलेक्ट्रॉन हुए। सेम ऐसा CO2 में होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 लिया, प्लस में O2 है, एक O का एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो 8 और 8 कितना हुआ 16, और 16 और 6 कितना हुआ 22। तो जो N2O एंड CO2 आपका है, इन दोनों में भी सेम क्या है नंबर ऑफ एटम, और इन दोनों में सेम आपके है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसी को हम बोलते हैं आइसोस्टर्स। ठीक है, तो आज बेटा हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए। टाइम हमारा बेटा पूरा होने वाला है, किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, तो अदरवाइज अपने पेपर की आप तैयारी करो, कल आपका पेपर है। सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ें आप लोग अच्छे से, 2 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड 3। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका होगा
आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन गिवन है, मेडिकल में कितना आएगा, नॉन मेडिकल में कितना आएगा, और बेटा सबसे बड़ी बात इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें। कल आपका टेस्ट होगा 3 घंटे का। टेस्ट की टाइमिंग मैंने आपको शेयर कर दी है, और भी मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको शेयर कर दूंगी, वो आप देख लेना। अब बेटा किसी बच्चे को डाउट बताइए मुझे। ओके बेटा, फिर आज का टॉपिक हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।